जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 11 जो कि हमारा है केंद्रीय सभा व राजनीतिक शासन। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे जो केंद्रीय सभाएं हैं, सभा, समिति और विदत। तो इसमें जो स्थानीय शासन है उसके अंडर क्या क्या देखेंगे? वैदिक कालीन शासन, रामायण एवं महाभारत शासन, महाकाव्य शासन, मौर्यकालीन एवं मौर्य का शासन, गुप्तकालीन शासन देखेंगे और सभासद व पदाधिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस चैप्टर को हमने कंप्लीट क्वेश्चन आंसर की मदद से बनाया है। अगर आप इस चैप्टर से सारे क्वेश्चन आंसर जो मैंने दिए कर लेते हैं तो एग्जाम में जो भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा वो आप पक्का अटैम्प्ट करेंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। और जो मैं क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ जिन चैप्टरों के, अगर वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो 100% लिख के दे सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार ज़रूर अपना इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आपको कोई इग्नू का सोल्ड असाइनमेंट चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप असाइनमेंट की PDF प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है केंद्रीय सभा और स्थानीय शासन, जो कि इस चैप्टर का नाम है, इसका परिचय है। इस चैप्टर में क्या क्या है? प्राचीन भारत में शासन संचालन की प्रभावी व्यवस्था के लिए नेतृत्व किसी न किसी केंद्रीय संस्था पर अवश्य आधारित रहता है। वैदिक साहित्य में ऐसी संस्थाओं को सभा, समिति, संगति, परिषद, विदत आदि नामों से जाना गया है। राजा अपनी राजनीतिक नीतियों और प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन हेतु इन संस्थाओं से सलाह, विचार विमर्श और मार्गदर्शन प्राप्त करता है। तो इसमें क्या है कि जो भी राजा होगा वो अपनी जो राजनीतिक उसकी नीतियाँ होती है, कोई भी नीति लागू करेगा, नीति बनाएगा, और जो अपने प्रशासनिक कार्य करेगा उससे किसी से तो राय लेगा कि ग्राउंड लेवल पे क्या काम होना चाहिए, क्या कमी है, क्या नहीं है। तो क्या है, जो सभा से, समिति से, संगति, परिषद, विदत आदि से अपनी राय लेता है। इन संस्थाओं की प्रकृति केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि बहुआयामी, बहुउद्देशीय। इन सभी व्यवस्थाओं का मुख्य आधार वहीं केंद्रीय सभा थी, जिन्हें आगे चलकर स्थानीय शासन तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया गया। प्राचीन काल की राजनीतिक संस्थाएं इन्हीं केंद्रीय सभाओं के माध्यम से शासन चलाती थी। भारत में वर्तमान स्थानीय शासन व्यवस्था वस्तुतः लंबी ऐतिहासिक निरंतरता एवं परंपरा का परिणाम है। जो आज हम जिस राजनीतिक एनवायरनमेंट के अंदर जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं प्राचीन राजनीतिक जो संरचनाएं थी उनका जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे इनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता गया, और आज जो प्रेजेंट में राजनीतिक व्यवस्था है जो उसका निर्माण हुआ है। आधुनिक लोक शासन की जड़ें इसी परंपरागत स्थानीय प्रशासन में निहित हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन भारतीय प्रशासन की सुविधानुसार वैदिक काल, रामायण महाभारत, मौर्य काल, गुप्त काल में वर्गीकृत किया गया है। अतः भारतीय लोक प्रशासन की यह यात्रा कई शताब्दियों में फैले विकास की देन है। यद्यपि इस विकास का क्रम सुस्पष्ट रूप से हर समय उपलब्ध नहीं है। कि जैसे क्या है कि हम देखते हैं, मान के चलो प्राचीन समय में वैदिक काल से लेकर जैसे जैसे आगे समय बढ़ता गया, धीरे धीरे क्या हुआ, राजनीतिक क्या हुआ, व्यवस्था में थोड़ा थोड़ा चेंजेस आता रह गया। पहले क्या था, राजतंत्र था। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ये राजतंत्र में थोड़ा थोड़ा बदलाव आता गया। फिर क्या हुआ, राजतंत्र के साथ क्या आ गया, पितृसत्तात्मक सरकार आ गई। तो इसमें क्या हुआ, इसमें थोड़ा और चेंज हो गया। धीरे धीरे आगे क्या हुआ, थोड़ा समय और कई शताब्दी आगे निकली, चेंज हुआ, उसमें क्या एक नया रूप आ गया, गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र के साथ किस में आया, राजतंत्र के साथ ही आया मिक्स में। धीरे धीरे समय में जो आज मॉडर्न है उसमें क्या है, प्योरली गणतांत्रिक स्वरूप आ गया है। तो इसका धीरे धीरे चेंज होता होता क्या है, मॉडर्नाइजेशन रूप है वो एक दिन में नहीं बदला, बल्कि इसमें कई शताब्दी लगी हैं, कई साल लगे हैं, तब जाके ये नया रूप प्रदान हुआ है। इसका क्या है कि हर जगह तो नए रूप हमें प्रदान नहीं है, लिखित में नहीं है, परंतु इसको हम इकाइयों को जोड़कर इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार उपयुक्त केंद्रीय सभाओं एवं स्थानीय शासन इकाइयों की विस्तृत चर्चा इस इकाई में की गई है। तो इस इकाई का इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, सभा समिति पर टिप्पणी कीजिए। सभा समिति के बारे में जानेंगे। विभिन्न काल हुए उसमें सभा समिति और विदत की क्या भूमिका थी। केंद्रीय सभा समिति और विदत पर चर्चा कीजिए। तो हमें किसके बारे में चर्चा करनी है, सभा, समिति और विदत, ये 3 टॉपिक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे।
वैदिक युग की राजनीतिक संरचना में राजा अकेले शासन नहीं करता था। शासन संचालन में उसकी सहायता के लिए कुछ केंद्रीय संस्थाएं कार्य करती थी, जिनका उल्लेख वैदिक साहित्य में सभा, समिति और विदत के रूप में मिलता है। मतलब क्या है कि पहले अकेला राजा नहीं होता था, उसके साथ उसकी सहायक, उसकी हेल्प करने वाली संस्थाएं थी। उनका नाम क्या है? सभा, समिति और विदत, जो कि हमें लिखित रूप में मिलता है। विभिन्न मंत्रों, ब्राह्मण ग्रंथों और संहिताओं में इसका स्वरूप, महत्व, कार्य क्षेत्र का स्पष्ट संकेत मिलता है। इन संस्थाओं ने न केवल शासन को परामर्श दिया, बल्कि निर्णय प्रक्रिया, न्याय व्यवस्था, जन सहभागिता को भी प्रोत्साहित किया। तो इसका मतलब क्या है, जो ये संस्थाएं हैं, ये नहीं है कि भाई उसने इसको केवल परामर्श दे दिया, बस हाँ भाई ऐसे ऐसे कर लो, ऐसे ऐसे कर लो, ये हमारा मतलब जो बता दिया, ये नहीं है। बल्कि इसने क्या किया, तो निर्णय प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया, उसमें भी हेल्प की है, न्याय व्यवस्था है उसमें भी उसके ढांचे को सुधारा है, जन सहभागिता, ग्राउंड लेवल पर भी इसने काम किया है। तो पहला, सबसे पहले हम जानेंगे सभा के बारे में। सभा क्या है? सभा वैदिक काल की एक संगठित संवैधानिक संस्था थी, जहाँ लोग विचार विमर्श करते थे, निर्णय लेते थे, अन्य सामाजिक राजनीतिक गतिविधियों हेतु एकत्र होते थे। उस स्थल या समूह को सभा कहा जाता है। तो मतलब ये इसकी एक क्या होगी, परिभाषा हो गई। और इसमें क्या है, ऋग्वेद में सभा का उल्लेख लगभग 8 बार मिलता है। तो ऋग्वेद में 8 बार इसका जिक्र किया गया है। सभा को कभी कभी सभागार अथवा परिषद कक्ष के रूप में भी वर्णित किया गया है। तो मतलब इसका क्या है, कभी कभी कक्ष नाम के रूप में भी सभा का जिक्र किया गया है। तो इसका मतलब दोनों का क्या है, सेम है, चाहे सभा बोलो चाहे कक्ष के बोल लो। सभा की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? सभा के सदस्य थे जो, वो क्या थे, बुद्धिमान थे, चरित्रवान थे और समाज के उच्च वर्ग से चुने जाते थे। तो इसमें एक क्या खास है, कोई भी सभा होती है उसमें जो लोग चुनते हैं वो हमेशा क्या है, बुद्धिमान और चरित्रवान तो होंगे। पर इसमें एक खास बात है जो हम देख सकते हैं, वो क्या है कि जो ये जो है ना, एक कॉलम जोड़ा उन्होंने, समाज के उच्च वर्ग से चुने जाते हैं। मतलब जो सभा के लोग थे वो क्या है, समाज के उच्च और कुलीन वर्ग से जो थे ना, समाज के उच्च वर्ग के लोग, उनसे ही सभा के सदस्य चुने जाते थे। सभा के सदस्य थे वो केवल उच्च कैटेगरी के ही होते थे। सभा का स्वरूप अभिजात्य, पितृसत्तात्मक और विशिष्ट व्यक्तियों पर आधारित होता था। सभा के कार्य क्या थे? न्याय संबंधी विवादों पर विचार करते थे, नीति निर्धारण में सहायता करते थे, राजा को परामर्श देते थे, राजनीतिक एवं धार्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। सभा में मनोरंजन, जुए का उल्लेख है। ऋग्वेद में यह मिलता है कि कुछ लोग जुआ खेलने तो भी सभा में जाते थे। तो मतलब क्या है कि सभा में एक इसका अपवाद मिला है, लिखित में मिला है कि उसमें मनोरंजन का भी साधन था, जुआ भी खेलते थे। तो ये ऋग्वेद में मिलता है। इसके अध्यक्ष का क्या है, इसका अध्यक्ष भी होगा सभापति। राजा सभा में उपस्थित होता था, परंतु अध्यक्षता सभापति करता था। मतलब इसका मतलब क्या है, जो सभा का मुखिया होगा वो कौन होगा, सभापति होगा, जो कि राजा नहीं होगा। ठीक है, तो अगला देखते हैं, सभा का धार्मिक उल्लेख। अथर्ववेद में प्रार्थना है, हे सभे तू हम नरिष्ठा नाम से जाने जाते हैं और तेरे सभासद समान वाणी, समान विचार वाले हों। इस सभा की एकता, समन्वय, सामूहिक निर्णय पर आधारित प्रकृति के संकेत मिलते हैं। तो सभा में क्या है कि जो अथर्ववेद है इसमें इसके बारे में ये लिखा गया है। और इसमें क्या है, सभा की जो एकता है, समन्वय है और सामूहिक निर्णय पर आधारित प्रकृति के इसमें संकेत मिलते हैं। तो सभा के बारे में क्या जाना हमने, सभा का क्या कार्य है, न्यायिक व्यवस्था, न्यायिक प्रक्रिया। और इसका जो सभापति क्या होता है, राजा नहीं होता, इसका अलग होता है। वो क्या होते हैं, सभा के लोग कौन होते हैं, जो बुद्धिमान हो और क्या हो, चरित्रवान हो और समाज के उच्च वर्ग से चुने जाते हैं। और इसमें क्या है कि जो सबसे ज़्यादा क्या विचार है, नीति निर्धारण करते हैं, न्याय संबंधी काम करते हैं, राजा को परामर्श देते हैं, और जो इसके विषय क्या है, सामाजिक और धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम समिति। समिति में देखते हैं, समिति वैदिक काल की सबसे प्रभावशाली राष्ट्रीय संस्था मानी जाती है। इसका उल्लेख ऋग्वेद में सभा से अधिक बार मिलता है और विद्वानों की मान्यता है कि समिति सभा से अधिक व्यापक और प्रतिनिधिक संस्था थी। तो मतलब क्या है कि ऋग्वेद में, अथर्ववेद में जितना भी जिक्र किया गया है सभा का, उससे ज़्यादा जिक्र किसका किया गया है, समिति का जिक्र किया गया है सभा से। तो सभा में आगे जाके देखते हैं इसकी विशेषताएं क्या हैं। सभी विश्व जो जन है, इसके जो प्रजा है, लोग हैं की भागीदारी, ग्रामों के प्रतिनिधि, प्रमुख व्यक्ति, शिल्पी आदि इसमें शामिल होते थे। इसमें लोग कौन होते थे, जो इसके गांव के लोग के, जो गांव का मुखिया होता है, और प्रमुख व्यक्ति जो एक मतलब मेन हो गया,
और जो शिल्पकार हो गए आदि इसमें शामिल होते थे। समिति का अध्यक्ष का नाम क्या था? ईशान कहलाता था। समिति का अध्यक्ष होता है वो क्या है? ईशान। तो ये मेन पॉइंट है, इनको नोट करके याद रखिएगा, इसमें क्या क्या नाम है, ये आपकी हेडिंग बनेगी और आप क्या है अच्छे से क्वेश्चन लिख पाएंगे। तो समिति की भूमिका क्या थी? जो राजा का निर्वाचन था उसमें, पुनर्निर्वाचन और जो पदों की नियुक्ति करते थे उसमें, सैन्य निर्णय, युति, प्रशासनिक नीतियों पर विचार करते थे, राजा को परामर्श देते थे, जनमत प्रस्तुत करते थे। राजा की अनिवार्य उपस्थिति, ऋग्वेद में कहा गया है कि राजा समिति में नहीं जाता वह असत्य माना जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर राजा जो भी होगा वो अगर समिति में नहीं जाएगा तो क्या है? असत्य माना जाएगा। मतलब राजा की प्रेजेंस जरूरी है, मस्ट है। समिति का निर्णय सामूहिक विचार और समान मंत्र के आधार पर होता था। अथर्ववेद में जो मंत्र है इसमें बताया भी गया है। और समिति का महत्व क्या है? केपी जायसवाल जैसे विद्वानों के अनुसार समिति एक सार्वभौम राष्ट्रीय सभा थी जिसके अत्यंत महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए जाते थे। इसका मतलब क्या है? आप इसमें आराम से इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं सभा और समिति में। तो इसमें क्या है? इसमें उच्च वर्ग के लोग होंगे और इसमें क्या है? जो ग्राम पंचायत होगी, जो ग्राउंड लेवल से जुड़े हैं, जो लोग हैं, जन है, प्रतिनिधि हैं, उनके लोग होंगे। इनमें क्या है? राजा का होना मस्ट है, इसमें राजा का होना मस्ट नहीं है। इसको क्या नाम देते हैं? ईशान बोलते हैं। इसका नाम क्या है? ईशान है। इसका प्रतिनिधित्व ईशान कहलाता है। इसमें सभापति होता है। तो इसमें बारे में आराम से इसमें डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और इसके काम क्या है? काम लगभग इसके सेम है, जो कि आप देख सकते हैं। राजा का निर्वाचन, पुनर्निर्वाचन, ये थोड़ा अलग है, ये आप ऐड कर सकते हैं। इसमें जो सैन्य निर्णय है, युति है, प्रशासनिक नीति है, इसको भी ऐड कर सकते हैं। राजा को परामर्श देते हैं, जो कि सभा भी देती है, और जनमत प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार आगे आके देखते हैं विदत क्या है। सभा और समिति के साथ साथ वैदिक काल की एक और प्रमुख संस्था विदत थी। उल्लेखों की संख्या से ज्ञात होता है कि प्रारंभिक वैदिक काल में इसकी महत्ता सबसे अधिक थी। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार है, अथर्ववेद में 22 बार है, ब्राह्मण ग्रंथों में 21 बार मिलता है। मतलब इसकी प्रचुर मात्रा में जिक्र किया गया है। विदत की विशेषताएं क्या थी? सबसे ज़्यादा विशेषता ये थी कि इसमें स्त्रियां शामिल थी, जो कि हमें सभा और समिति में देखने को नहीं मिलता है। विदत में स्त्रियों की निरंतर और सक्रिय उपस्थिति का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के मंत्र बताते हैं कि जो स्त्रियां हैं, जो वुमेन हैं, वो विदत में जाती थी। सूर्य देवी का विदत में उपदेश देने का भी वर्णन है। तो मतलब इस वाक्य से क्या होता है कि केवल स्त्रियों की जाने की प्रेजेंस ही नहीं थी, बल्कि उनके क्या था, वो जाकर वहाँ अपना विचार विमर्श भी करती थी, उपदेश भी देती थी, बोलती भी थी वहाँ जाके। विदत के कार्य क्या हैं? सामाजिक, धार्मिक, विचार विमर्श, जो कि सभा के हैं वो सेम है। उत्सव, युद्ध तैयारी और सामुदायिक आयोजन करते हैं। जन समुदाय की सहभागिता, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। विदत का स्वरूप अपेक्षाकृत खुला, बहुवर्गीय और लोकतांत्रिक दिखाता है। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? सभा, समिति, विदत जैसी केंद्रीय संस्थाओं का वैदिक शासन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब क्या है? तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। समिति राज्य की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था थी, जो राजा के चयन तक के निर्णायक भूमिका निभाती थी। मतलब क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट अपना प्रेजेंस रखती है। सभा न्यायिक, परामर्शी, नीति निर्धारण संबंधी कार्यों में सहायक थी। तो ये भी क्या है? ये सभा का एक इंपॉर्टेंट काम हो गया। तो आप इसको एज ए डेफिनेशन भी इसकी लिख सकते हैं। विदत सामाजिक, धार्मिक, सामुदायिक सहयोग की जीवंत संस्था थी, जिसमें स्त्रियां तक की सक्रिय भागीदारी दिखती थी। इन संस्थाओं में न केवल वैदिक युग के राजनीतिक ढांचे मजबूत किया, बल्कि भारत के भावी प्रशासन और लोकतांत्रिक मूल्य की नींव रखी। जो आज के दिन जो लोकतंत्र है उसकी भी इन्होंने नींव रखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभासद पदाधिकारी पर एक नोट लिखना है। स्थानीय शासन व्यवस्था पर टिप्पणी करनी है। वैदिक कालीन शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। तीनों क्वेश्चन है, इनका एक कॉमन आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एग्जाम में आराम से लिख सकते हैं। जो गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था पर टिप्पणी करनी है। प्राचीन भारत में स्थानीय शासन पर विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए, जो कि एग्जाम में पीछे आया हुआ भी है। क्या है कि प्राचीन भारत में स्थानीय शासन, तो हमें क्या है मेन स्थानीय शासन और सभासद पदाधिकारी पर नोट लिखना है। इसमें देखेंगे प्राचीन भारत की प्रशासनिक संरचना अत्यंत विविध, विकसित और बहुस्तरीय थी, जिसका विकास सिंधु सभ्यता से लेकर गुप्त काल तक सतत चलता रहा। प्रारंभिक व्यवस्था का अधिकांश भाग अनुमान तथा पुरातात्विक प्रमाणों पर आधारित है। जो प्रारंभिक व्यवस्था है उसका जो मेन मैक्सिमम पार्ट है वो क्या है?
अनुमान लगाया है, या तो ये जो पुरातात्विक विभाग है उन्होंने रिसर्च की है। किंतु उपलब्ध साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि भारत में शासन शैली स्थिर, संगठित और समाज केंद्रित थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के अवशेष यह संकेत देते हैं कि शासन धार्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व पर आधारित था। शक्ति शीर्ष स्तर पर केंद्रित थी। उस काल में स्वायत्त शहरी निकायों का अस्तित्व स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। मतलब क्या है कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो हमें जो अवशेष मिले हैं, जो खुदाई के टाइम पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, उनसे क्या होता है कि शहर का रूप तो नहीं दिखा देता, परंतु एक जो हमारे जो समाज में क्या है कि धार्मिक सांस्कृतिक नेतृत्व इसमें इसकी नींव दिखती है। वैदिक कालीन प्रशासन, इसमें देखते हैं इसका क्या रूप है। वैदिक युग में राजनीतिक व्यवस्था का आधार राजतंत्र था, किंतु यह एक प्रकार की सीमित राजतंत्र था, क्योंकि राजा प्रजा और जन संस्थाओं के प्रति उत्तरदायी माना जाता था। राजा को प्रजा हित, धर्मपालन और न्याय व्यवस्था का संरक्षक समझा जाता था। तो इसमें क्या है कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल से हम क्या देखते हैं कि जो हमारा राजनीतिक रूप क्या था, राजतंत्रिक था। मतलब राजा इसका मेन हेड था, वही फैसले देता था, परंतु उसका एक क्या था, उस पर एक डिपेंडेंसी भी थी, उसका एक मतलब जिम्मेदारी थी उस पर, किसकी, प्रजा की, जन संस्थाओं की और उसके राज्य की। उसको क्या है, इन दो लोगों को देख के प्रजा हित, धर्म पालन करना होगा और न्याय व्यवस्था को सही रखना होगा। इस काल में दो महत्वपूर्ण जन संस्थाएं थी, सभा और समिति, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ ली है। तो अगर इसको एक बार और देख लेते हैं। समिति को व्यापक जन परिषद माना गया, जो आवश्यकता पड़ने पर राजा के निर्वाचन तक में भूमिका निभाती है। सभा अपेक्षाकृत छोटी संस्था थी, जो दन दैनिक शासन, न्याय, परामर्श से जुड़ी रहती थी। ग्रामीण प्रशासन का नेतृत्व ग्रामीण नामक अधिकारी करता था, जो ग्राम का मुखिया होता था। मंत्रियों में पुरोहित का स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना गया था। उत्तर वैदिक युग में राजत्व वंशानुगत अवश्य है, परंतु राजा का अधिकार सर्वशक्तिमान नहीं था। मतलब राजा सर्वशक्तिमान नहीं था, उसकी क्या है, जो पावर है वो क्या है, सभा समिति में बटी हुई थी। प्रशासनिक सुविधा के लिए अनेक विभाग गठित किए गए थे, जैसे राजस्व, सुरक्षा, निरीक्षण और सेना से संबंधित। और उनके बाद में क्या है, मंत्री डिसाइड किए गए थे, जो कि राजा को रिपोर्ट करते थे। स्थानीय शासन की देखरेख एक विशेष अधिकारी करता था, एक अधिकारी होता है वो इसकी देखरेख करता था। रामायण काल और महाभारत काल में प्रशासन देखेंगे। रामायण युग का शासन सुदृढ़ राजतंत्र था, मतलब एक राजतांत्रिक प्रणाली थी, जो कि हम देख सकते हैं कि राजा एक फिक्स होता था, तो मतलब क्या हो गया, राजतंत्र। उसके नीचे जो मंत्री है वो काम करते थे, जिसमें राजा को नैतिक, धार्मिक, सामाजिक मर्यादाओं के आधार पर कार्य करना अनिवार्य था। मंत्रीगण, सभासद और प्रतिनिधि अधिक राजा के सहायक होते थे। तो मंत्रीगण हैं, जो सभा के सद हैं, जो है उसका प्रतिनिधि, अधिकारी राजा के सहायक होते थे, जो राजा की सहायता करते थे। सभा इस काल की सबसे प्रभावी संस्था थी, जिसमें विभिन्न वर्णों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, परंतु हमने ऊपर अलग पढ़ा है, थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा पहले क्वेश्चन में। महाभारत में राज्य को सप्तांग युक्त नाम दिया गया है, राज्य को क्या बोला गया है, सप्तांग युक्त बोला गया है। स्वामी, इसमें क्या होता है, 7 पार्ट होते थे, 7, जो कि अभी मैं बताऊंगा। पहला था स्वामी, जिसका नाम होता है राजा। अमात्य यानी मंत्री। जन या जनपद मानी उसके लोग। दुर्ग मतलब उसका किला। कोष मतलब धन। दंड मतलब न्यायिक व्यवस्था। मित्र मतलब उसके जो दोस्त हैं वो। राजा की भूमिका न्याय, धर्म, प्रशासन के संरक्षण से जुड़ी है। मंत्री परिषद के अतिरिक्त अनेक उच्च अधिकारी भी राज्य कार्य में संलग्न, मतलब उसमें शामिल होते थे। जो बौद्धकालीन है प्रशासन में हम राज्य की व्यवस्था देखेंगे। बौद्ध युग में राजतंत्र प्रमुख शासन शैली थी, किंतु अनेक गणराज्य भी प्रभाव में थे। जैसे कि वैदिक काल में देखा हमने, वैदिक काल में क्या था, ओनली क्या था, राजतंत्र था। अभी क्या आया, बौद्ध काल। तो बौद्ध काल में क्या हुआ, गणराज्य भी शामिल हो गया, गणतंत्र, जिसे हम गणतंत्र बोलेंगे, प्लस राजतंत्र। तो ये भी एक शामिल हो गया। मेजोरिटी किसकी थी, राजतंत्र की, परंतु क्या है, गणतंत्र भी हमें देखने को मिलता था। सभी जो सभा है बौद्ध गणराज्य की सर्वोच्च संस्था थी। जो सभा है बौद्ध गणराज्य की सर्वोच्च संस्था थी, जहाँ बड़े छोटे सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में भाग लेते थे। प्रशासकीय सुविधा के लिए राज्य को विभाजित किया गया। ग्राम प्रशासन सबसे छोटी इकाई के रूप में कार्य करता था। राजा का चुनाव कुछ स्थानों पर गणसभा द्वारा किया जाता था। उस काल में जन भागीदारी का महत्वपूर्ण प्रमाण है। तो बौद्ध काल में हम आराम से देख सकते हैं कि जो सबसे छोटी इकाई थी ना, प्रशासकीय इकाई, वो क्या थी, ग्राम प्रशासन थी।
और बाद में क्या है, जो राजा का चयन था वो भी ये नहीं है कि भाई राजा का बेटा राजा बन गया, ऐसे नहीं है। उसमें क्या गण सभा द्वारा राजा चयन किया जाता था। मौर्य एवं मौर्योत्तरकालीन शासन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसको जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको पढ़ना पड़ेगा? मौर्य काल भारतीय प्रशासन का सर्वाधिक संगठित और केंद्रीयकृत रूप प्रस्तुत करता है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय राजा सर्वोच्च सत्ता का केंद्र था, मतलब राजा सबसे मेन हेड था। जो राजा होगा वो मेन चीफ होगा इनका। किंतु शासन संचालन में मंत्री परिषद, अधिकारी वर्ग और तीर्थ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। तो इसके अंदर राजा के अंदर क्या आ गए? मंत्री, और क्या आ गए? अधिकारी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, मौर्यकालीन जो है उसकी शासन के बारे में बात कर रहे हैं। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 18 प्रमुख उच्च अधिकारियों का उल्लेख किया है। तो कौटिल्य के, अगर मौर्यकालीन के बारे में पढ़ना है तो कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे, उनके अर्थशास्त्र के बारे में जानेंगे, जिसमें क्या है? मंत्री है, पुरोहित है, सेनापति, युवराज, सन्निधाता जो कोषाध्यक्ष होता है, वित्त का काम देखता है, क्या है? समाहर्ता राजस्व अधिकारी हो गया, प्रतिष्ठा व्यवहारिक जो न्यायाधीश होता है, नगर निरीक्षक, व्यापाराध्यक्ष आदि इसमें शामिल होते हैं। राज्य को प्रांत, विषय, ग्राम आदि इकाइयों में विभाजित किया गया था। तो मतलब राज्य को क्या है कि कई इकाइयों में विभाजित किया, जैसे कि प्रांत, विषय, ग्राम आदि इकाइयों में। ग्राम का प्रमुख कौन होता था? गोप होता था। इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन टाइप में भी आ सकता है, सिंपल क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। 10 ग्राम का जो मुख्य होता था वो क्या? संग्राहक। 200 ग्राम का खारोटिक, 400 ग्रामों का द्रोणमुख, 800 ग्रामों का अधिकारी स्थानीय कहलाता था। ये सारे क्या हैं? इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। ये आपके एक क्वेश्चन में जैसे 2 पार्ट आते हैं ना, ए और बी, उसमें ये आ सकता है। तो ये क्या है? इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर लीजिएगा। पाटलिपुत्र में 30 सदस्य नगर परिषद थी, जिसका कार्य विभागीय समितियों के माध्यम से संचालित होता था, जैसे व्यापार, उद्योग, जनगणना, कर, मापतोल और निरीक्षण संबंधी समितियां। राजस्व व्यवस्था अत्यंत जटिल और वैज्ञानिक थी, जिसका संचालन समाहर्ता और उसके अधीन विभिन्न जो अध्यक्ष थे वो करते थे। अब जानेंगे गुप्त काल शासन के बारे में। गुप्त काल में भी राजतंत्र था, परंतु यह साम्राज्य अपेक्षाकृत विकेंद्रीकृत था, जिसकी शक्तियाँ बांटी गई थी। उसमें क्या था? मौर्यकालीन में क्या था? जो सारी शक्तियाँ थी वो किसके पास थी? राजा के पास थी। पर इसमें क्या है? राजा की शक्तियों को क्या है? विकेंद्रीकृत, बांट दिया गया। राजा को मंत्री परिषद, अमात्य, कुमारामात्य आदि अधिकारियों की सहायता प्रदान करते थे। प्रशासनिक संगठन 3 स्तरों में विभाजित था। जो प्रशासनिक संगठन है वो क्या क्या थे? पहला प्रांत, दूसरा जिला और ग्राम मुख। पहले क्या हो गया? प्रांत को हो गया, फिर इसके अंदर क्या आ गया? जिला आ गया, इसके अंदर क्या आ गया? जो प्रमुख ग्रामिक है वो, इनमें क्या है? प्रशासनिक संगठन इस प्रकार 3 स्तरों में विभाजित था। पहला स्तर, दूसरा स्तर, तीसरा स्तर। अगला देखेंगे, ग्रामिक के परामर्श के लिए ग्राम सभा कार्य करती थी। जो ग्रामीणों का है वो परामर्श कौन लेता था? ग्राम सभा। गुप्त शासन की सफलता का आधार इसकी सुव्यवस्थित शासन प्रणाली, न्याय व्यवस्था, सामरिक कौशल था। इसे स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि प्रशासनिक स्थिरता के कारण सामाजिक आर्थिक प्रगति तेज हो गई थी। अगला जानेंगे हम सभासद और उसके पदाधिकारी के बारे में। अर्थशास्त्र के अनुसार राजा को कुशल, अनुभवी और धर्मनिष्ठ सभासदों की नियुक्ति करनी चाहिए। सभासदों का मुख्य कार्य क्या होता है? परामर्श देते हैं, राजा के कार्य में सहयोग करते हैं, निर्णय की शुद्धता से निश्चित करते हैं। मुख्य सभासद को मंत्री और ये क्या बोलते हैं? महामंत्री भी कहा जाता है। जो सभासद होता है उसका जो मेन अध्यक्ष होता है उसको क्या बोलते हैं? मंत्री या महामंत्री बोलते हैं। राजपुरोहित भी अत्यंत प्रभावशाली अधिकारी था और राजा को अंतिम निर्णय से पूर्व उसे परामर्श करना आवश्यक माना जाता था। तो मतलब जो राजा होगा वो अंतिम निर्णय देगा, उससे पहले क्या है? परामर्श जरूर करेगा एक बार। संधि विग्रह आधुनिक काल के विदेश मंत्री जैसा अधिकारी था, जो युद्ध और संधियों से संबंधित मामलों का प्रभारी होता था। जो क्या है? संधि विग्रह अधिकारी है वो क्या है? एज इक्वल टू विदेश मंत्री हो गया। अन्य प्रमुख पदों में सेनापति, महासपातालिक, मुख्य जो लेखाधिकारी होता है जो लेखन करता है राजा का, महामात्र, कुमारामात्य आदि शामिल थे। अशोक ने धर्मम महामात्र नामक विशेष अधिकारी नियुक्त किए, जिनका कार्य धार्मिक संस्थाओं की निगरानी करना,
नैतिक आचरण का संरक्षण करना था। अर्थशास्त्र यह भी कहता है कि किसी भी विभाग में अत्यधिक शक्ति एक आदमी न रहे। मतलब क्या है कि किसी एक आदमी के अंडर मैक्सिमम पावर मत दो, ताकि वह क्या निरंकुश हो जाए और तानाशाह हो जाए। अधिकारियों का स्थानांतरण होता रहे, किसी को एक पद फिक्स ना दे कि भाई हाँ तू सदा के लिए ये पद तेरा हो गया है। उसको क्या है, ट्रांसफर उनके करते रहे, किसी को किसी का कार्यभार दे दिया, किसी को किसी का दे दिया। किसी भी कर्मचारी को अपना वरिष्ठ के परामर्श के बिना निर्णय नहीं लेना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि प्राचीन भारत में प्रशासनिक पदाधिकारी केवल शक्ति स्रोत न होकर उत्तरदायी लोक सेवक के रूप में कार्य करते थे। तो ये हमने क्या देखा, गुप्त काल का देखा। इस क्वेश्चन का निष्कर्ष क्या निकलता है, प्राचीन भारत की प्रशासनिक व्यवस्था ग्राम से लेकर केंद्र तक अत्यंत संगठित, उत्तरदायी और लोक हित आधारित थी। वैदिक सभाओं, मौर्यकालीन केंद्रीकृत तंत्र, बौद्धकालीन गणराज्य, गुप्तकालीन साम्राज्य व्यवस्था सभी मिलकर भारत की स्थानीय एवं केंद्रीय शासन की मजबूत ऐतिहासिक नींव रखते हैं। तो पहले क्या देखा हमने, मेनली क्या देखा, जो भी मेन होगा राज्य का क्या होगा, राजा। फिर उसके अंडर क्या आएंगे, मंत्रीगण आएंगे। फिर उसके अंडर और क्या आएंगे, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं, अधिकारी मान लो, अधिकारी हो गए। तो इसके अंडर फिर क्या हो गया, जिला। फिर इसके अंडर क्या हो गया, ग्रामीण। तो सभी में क्या होता है, सबसे बेसिक स्ट्रक्चर यही है कि सभी में क्या मिलेगा, हमने देखने को ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी। अब इसमें क्या है, प्राचीन वैदिक काल है। वैदिक काल में देखेंगे तो क्या है, शक्तियाँ किसके पास होती थी, राजा के पास होती थी। तंत्र कौन सा होता था, राजतंत्र। तो इसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल में ये देखने को मिला हमें। फिर हमें क्या है, थोड़ा आगे बढ़े तो क्या देखने को मिला, तंत्र तो राजतंत्र ही था, परंतु शक्तियाँ क्या थोड़ी थोड़ी इनमें बांट दी गई थी। तो राजा को क्या करना पड़ता था, मंत्री और उनके अधिकारी और जो उनकी क्या थी, संस्था थी, सभा समिति थी, उनसे परामर्श करके निर्णय लेना पड़ता था। तो हो गया। तो इसके बाद क्या हुआ, संगठित हो गई। फिर बाद में क्या आया, मौर्यकालीन आ गया। मौर्यकालीन में क्या था, राजतंत्र था, परंतु शक्तियाँ किसके पास ज़्यादा थी, राजा ओनली के पास थी। इनमें क्या थी, थोड़ी कम शक्तियाँ थी उनके पास। आगे जाके देखें तो हमें क्या देखने को मिला, जो मौर्यकालीन आ गया, फिर उसके बाद आ गया बौद्धकालीन। तो बौद्ध में क्या देखा हमने, जो राजा क्या थी, जो राजतंत्र था, राजतंत्र कन्वर्ट हो गया, क्या हो गया, राजतंत्र प्लस गणतंत्र भी आ गया था उसमें। मतलब जो राजा का चयन था वो क्या थे, लोग भी करते थे। उसका मतलब ये नहीं था कि राजतंत्र में क्या राजा का बेटा राजा बन जाता है, परंतु इसमें क्या, गणतंत्र में क्या था, लोग इसके क्या है, लोगों द्वारा चुनी गए राजा होता था। अब इसमें मिश्रित व्यवस्था थी, परंतु क्या राजतंत्र फिर भी ज़्यादा था। ऐसे ऐसे करके क्या है, गुप्तकालीन व्यवस्था में क्या था, जैसे मौर्यकालीन में राजा के पास ज़्यादा शक्तियाँ थी, इसमें क्या है, शक्तियों को बांट दिया गया था। जो नीचे तक सरकार है, ग्रामीण जो ग्राम मुखिया है, उस तक सरकार का राजपाट बांट दिया गया था। तो इस प्रकार देखते हैं कि जो आज प्रेजेंट में सरकार है वो धीरे धीरे क्या है, इससे कन्वर्ट होकर उसकी ये नींव क्या है, यही है। और आज जो सरकार प्रेजेंट में बनी है, गणतांत्रिक हमारी सरकार है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, स्थानीय शासन के प्रशासनिक स्वरूप को समझाइए। अधिकारीगण किस प्रकार शासन में राज्य को सहायता पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। मतलब क्या है, स्थानीय शासन के बारे में हमें बताना है। प्राचीन भारत की राजनीतिक व्यवस्था में राज्य को सुचारू रूप से चलाने हेतु प्रशासन को विभिन्न स्तरों में बांटा गया था। मौर्य और गुप्त काल में संपूर्ण राज्य को कई प्रांतों में विभाजित किया गया था, जिन पर शासन करने के लिए राजा सीधे एक प्रांतीय प्रमुख की नियुक्ति करता था। सामान्यतः यह पद राज परिवार के किसी सदस्य को दिया जाता था, जबकि बाद में यह पद कई स्थानों पर वंशानुगत भी हो गया था। मतलब क्या है, उनके बेटे 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 को चलता गया, वे क्या करते थे, एक राज हो गया। तो राज के अंदर क्या है, जैसे राष्ट्र मान लो, तो इसमें क्या है, इसको क्या कर दिया, कई राज्यों में डिवाइड कर दिया। राज्य क्या है, राज्य। तो इसको चलाने के लिए क्या कर दिया उसने, एक प्रांतीय प्रमुख है, जो प्रांत में डिवाइड किया ना, राज्य है बोल दो प्रांत, तो प्रांत में डिवाइड किया, इसका एक प्रांतीय प्रमुख दे दिया, उसके अंडर दे दिया। तो प्रमुख क्या करेगा, डायरेक्ट राजा को रिपोर्ट करेगा। उसके अंदर क्या है, पूरा प्रांत काम करता था। तो वो क्या होता था, प्रांतीय जो प्रमुख था ना, वो क्या था, वंशानुगत हो गया था, उसके वंशज उसे चलाते थे। नगर प्रशासन भी अपने आप में एक सुव्यवस्थित संरचना रखता था। मेगस्थनीज ने विवरण से ज्ञात होता है कि पाटलिपुत्र में 30 सदस्यों की एक विशाल समिति थी, जिसमें 6 उप समितियों में बांटा गया था, जो नगर के विभिन्न कार्य व दायित्व संभालती थी। कई नगरों में स्वयं के सिक्कों का प्रचलन मिलता है, जो इस बात का संकेत है कि उन नगरों में स्थानीय स्वशासन की मजबूत व्यवस्था कार्यरत थी।
बड़े नगरों और महत्वपूर्ण बस्तियों में परिषदों का गठन होता था, जिनका संचालन मुख्य नगराध्यक्ष, दंडनायक, पूर्वपाल जैसे अधिकारी द्वारा किया जाता था। कुछ स्थानों पर दंडनायक ही राज्यपाल की भूमिका निभाता था। तो इस प्रकार क्या देखते हैं कि नगरों में भी व्यवस्था की गई थी, नगराध्यक्ष बनाया गया था जो नगर का संचालन करते हैं। अर्थशास्त्र में उल्लेखित प्रशासनिक ढांचे में नागरिक जीवन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का सावधानीपूर्वक निगरानी रखी जाती थी। तो अर्थशास्त्र में क्या है, जो गोटले द्वारा रचित है, उसमें दिखाया गया कि नागरिक जीवन से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां दिखाई हमें, उस पर निगरानी भी रखी जाती थी। गोप है ना, गोप आपको बताया था, ग्राम का मुखिया जो होता है नामक निम्न स्तरीय अधिकारी लगभग 40 परिवारों पर निगरानी रखते थे। वे मृत्यु, जन्म, आय व्यय, नए आगंतुकों और किसी विशेष घटना पर विस्तृत अभिलेख तैयार करते थे। यह जानकारी नियमित रूप से उस अधिकारी तक भेजी जाती थी। ग्राम स्तर पर भी लेखा जोखा सुरक्षित रखा जाता था। तो मतलब क्या, जो गोप है ना, वो 40 घरों का या 40 गाँव का जो मुखिया होता है ना, मतलब ग्राम मुखिया ही मान लो इसको, वो क्या करता था, एक रिपोर्ट तैयार करता था किस किस के बारे में, जन्म, मृत्यु, आय व्यय, मतलब लेखा जोखा रखता था। वो अपने उस अधिकारी को देता था, उस अधिकारी अपने उसको प्रांतीय को, प्रांतीय क्या करता था, राजा तक पहुंचाता था, इसको कंबाइन करके। नगराधीश के दायित्व अत्यंत व्यापक थे। वह सड़कों की व्यवस्था, अग्नि सुरक्षा, महामारी, बाढ़, अकाल जैसी आपदाओं में नागरिक की रक्षा सुनिश्चित करते थे। स्कंद गुप्त काल में अभिलेखों में सुंदर झील के बांध के पुनर्निर्माण का उल्लेख मिलता है, जिसे स्थानीय अधिकारी चक्रपालित ने प्रांतीय राज्यपाल प्रणदत्त के आदेश पर करवाया था। अभिलेखों में नगराधिकारी को नागरिकों का ऐतिहासिक और लोकप्रिय बताया, जिससे स्पष्ट होता है कि स्थानीय अधिकारी समाज के प्रति अत्यंत उत्तरदायी थे। मतलब जो स्थानीय अधिकारी नगराध्यक्ष थे, वो क्या थे, समाज के प्रति उत्तरदायी थे, काम करवाते थे। कुल मिलाकर प्राचीन भारत की ये केंद्रीय तथा स्थानीय संस्थाएं सहित उनके अधिकारी राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्ण निष्ठा से कार्य करते थे। उनकी कार्यशैली पर अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, शुक्रनीति जैसे ग्रंथों में नीति निर्देशों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। इस संगठनात्मक ढांचे ने भारत में एक सुदृढ़ स्थानीय शासन परंपरा के विकास की नींव रखी। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई असाइनमेंट चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप असाइनमेंट प्राप्त कर सकते हैं, या कोई एग्जाम नोट चाहिए तो आप प्राप्त कर सकते हैं, तो गेस्ट पेपर चाहिए तो भी आप इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। आपको इस पर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा और आपको अच्छी क्वालिटी के असाइनमेंट उपलब्ध कराए जाएंगे। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर नंबर 12 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।